हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। यूनिट 2 क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट कोड है हमारा KMBN IB04। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरल टीम्स। ये क्या होता है? यानी कि जब लोग अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आके एक ही टीम में काम करते हैं तो क्या होता है। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक टीम, कंपनी या सोसाइटी में अलग अलग कल्चर्स का प्रेजेंस। यह डिफरेंस हो सकता है लैंग्वेज, वैल्यू, कस्टम्स, बिलीव्स, कम्युनिकेशन स्टाइल या इवन वर्क हैबिट में भी। जब ऐसे लोग एक साथ काम करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसे कहते हैं मल्टी कल्चर टीम्स। अब देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। सबसे पहले आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब टीम मेंबर अलग अलग सोच और बैकग्राउंड से आते हैं तो नए नए आइडियाज़ ऑटोमेटिकली निकलते हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। मल्टीपल व्यू पॉइंट से डिसीजन मेकिंग ज़्यादा थॉटफुल और इफ़ेक्टिव होती है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट्स के कस्टमर्स को समझने में हेल्प मिलती है बिकॉज टीम के अंदर ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है। पर्सनल ग्रोथ, हर मेंबर दूसरी कल्चर से इंटरेक्ट करके एम्पैथी, टॉलरेंस और ग्लोबल थिंकिंग डेवलप करता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन स्टाइल अलग होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। जो एक कल्चर में नॉर्मल है वो दूसरे कल्चर के लिए रूड बिहेवियर हो सकता है। मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ट्रस्ट बिल्डिंग, कुछ कल्चर्स जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ में काफ़ी टाइम लगता है। इस डिफरेंस को समझना जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इशू, टाइम जोन्स, हॉलीडे, वर्किंग स्टाइल और हायरार्की का डिफरेंस से कोऑर्डिनेशन टफ हो सकता है। तो फिर मल्टीकल्चरल टीम कैसे बनाते हैं? कल्चरल इंटेलिजेंस CQ डेवलप करके, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग करके, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे लीडर्स चाहिए जो सब कल्चर को रेस्पेक्ट करते हों, साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करें। दोस्तों, कल्चरल डाइवर्सिटी एक पावरफुल एसेट है, लेकिन तभी जब हम उसे समझें, अप्रिशिएट करें और मैनेज करना जानें। मल्टीकल्चरल टीम से इनोवेशन तो मिलता है, साथ ही बेटर वर्ल्ड व्यू भी डेवलप होता है। अब हम जानते हैं कल्चरल डिफरेंसेस का इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यानी जब अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी सोच, बिहेवियर और डिसीजन पे क्या क्या असर पड़ता है। पर्सनल आइडेंटिटी, सबसे पहले इफेक्ट होता है सेल्फ इमेज और वैल्यू पर। कल्चरल डिसाइड करता है, जो कल्चर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंसान अपने आप को कैसे देखता है। उसकी फैमिली रोल, जेंडर रोल, सक्सेस का स्टैंडर्ड, सब कुछ कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। वर्क प्लेस बिहेवियर, कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है वर्क प्लेस बिहेवियर को। पंक्चुअलिटी, जर्मन में टाइम को स्ट्रिक्ट होना जो है, जर्मनी में जो है टाइम का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंडिया मैक्सिमम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। रिस्क टेकिंग, कुछ कल्चर्स सेफ ज़्यादा पसंद करते हैं और जबकि कुछ में जो है डिसीजन लेट लिया जाता है और इतने सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लीडरशिप प्रेफरेंस, कहीं लोग बस बॉस को अथॉरिटी समझते हैं और कहीं लीडर्स से कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट की जाती है। कम्युनिकेशन स्टाइल एंड टीम वर्क, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये ग्रुप वर्क वर्सेस इंडिविजुअल टास्क, सब कल्चरल ड्राइव होते हैं। अब आता है डिसीजन मेकिंग। जापान जैसे कंट्री में सेंसस यानी सबका एग्रीमेंट लेना इम्पोर्टेंट होता है। वहीं US जैसे कल्चर में एक इंडिविजुअल लीडर जल्दी डिसीजन ले सकता है। अथॉरिटी बेस्ड अप्रोच होती है। इमोशनल एक्सप्रेशन, कल्चर डिफाइन करता है कि इमोशंस ओपनली शो करने चाहिए या नहीं। एथिकल जजमेंट, क्या सही है क्या गलत है, ये भी कल्चर पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ कल्चर में गिफ्ट देना रेस्पेक्ट का सिंबल होता है, लेकिन कुछ जगह जो है ये जो है गलत माना जाता है। दोस्तों, कल्चरल डिफरेंस सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ नहीं, ये डीपली हर इंडिविजुअल के माइंडसेट, बिहेवियर और चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आजकल के ग्लोबल वर्ल्ड में। अब हम समझते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स। यानी लोगों के बोलने के तरीके और उनके बॉडी लैंग्वेज का कल्चर के हिसाब से क्या मतलब होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी जो
हम बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज बैरियर, अलग अलग कंट्रीज़ में एसेंट, वोकेबुलरी और इडियम्स अलग होते हैं। एक सेंटेंस के मतलब एक जगह कुछ हो सकता है और दूसरी जगह कुछ और। टोन एंड पोलाइटनेस, जर्मनी जैसे कल्चर में लोग सीधे बोलते हैं, डायरेक्ट और टू द पॉइंट। जापान जैसे कंट्री में लोग पोलाइट बोलते हैं और इनडायरेक्ट वे में अपनी बात रखते हैं ताकि सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। फॉर्मेलिटी, कुछ कल्चर में सर, मैडम या टाइटल का यूज करना ज़रूरी होता है, जैसे कोरिया या जर्मनी में। वहीं कुछ जगह कैजुअल अप्रोच नॉर्मल होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर की, जो बिना बोले भी काफ़ी कुछ कह देते हैं। गेस्चर, थम्स अप गेस्चर वेस्ट में पॉजिटिव माना जाता है और मिडिल ईस्ट में कुछ पार्ट में ये जो है ऑफेंसिव होता है। आई कांटेक्ट, वेस्ट कंट्रीज़ में जो है स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस का सिंबल है, लेकिन एशिया में जैसे जापान या चाइना में ये डिसरेस्पेक्ट या चैलेंज के रूप में माना जाता है। साइलेंस, जापान में साइलेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, वहीं यूएसए में साइलेंस का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में माना जाता है ये। टच एंड पर्सनल स्पेस, अमेरिकन कल्चर में ज़्यादा एक्सप्रेशन होते हैं, हग्स कॉमन होते हैं, ये गले मिलना वगैरह, और अलग कंट्री जो है वहाँ पे जो है इस तरीके से नहीं होता है। दूर रहना ज़्यादा रेस्पेक्टफुल माना जाता है। तो दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड तक सीमित नहीं होता। हर कल्चर के अपने यूनिक स्टाइल होते हैं, चाहे वो बोलने के तरीके हों या गेस्चर हो या एक्सप्रेशन हो। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में सक्सेस पाने के लिए हमें इन डिफरेंसेस को समझना और रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम समझेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लोग मोरली राइट और रॉन्ग का फैसला कैसे करते हैं और कैसे ये थिंकिंग एज और एक्सप्रेशन के साथ डेवलप होती है। उन्होंने मोरल रीजन्स को 3 लेवल और 6 स्टेज में डिवाइड किया। लेवल 1 में जो है क्या आता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। ये यूजुअली छोटे बचपन का फेस होता है, जैसे मोरल रीजनिंग सेल्फ सेंट्रल होता है। स्टेप 1 में ही आता है नेक्स्ट हमारे ये ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। जो काम से पनिशमेंट मिलेगा वो गलत, यानी लोग सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है, यानी राइट और रॉन्ग डिसीजन पर्सनल गेन के बेसिस पे होता है। अब आया लेवल 2, इसमें क्या है, इसमें जो है कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल पर लोग समझ जाते हैं कि उनका बिहेवियर सोसाइटी कैसे अफेक्ट करता है, उनका जो बिहेवियर है सोसाइटी पे कैसे अफेक्ट करता है, जैसे कि इंटरपर्सनल कॉन्फॉर्मिटी, जो सबको अच्छा लगे वही ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है, रूल्स फॉलो करना मोरल ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये सबसे मैच्योर स्टेज होती है जहाँ लोग यूनिवर्सल प्रिंसिपल को समझने लगते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, लॉ इम्पोर्टेंट है लेकिन कभी कभी फ्लूइड भी हो सकता है, यानी जस्टिस, फेयरनेस और ह्यूमन राइट के लिए कभी कभी लॉ के क्वेश्चन करने भी ज़रूरी हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वही राइट है। इस स्टेज में लोग होनेस्टी, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट जैसे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट, हर कल्चर के मोरल डेवलप अलग अलग होते हैं। कुछ कल्चर कन्वेंशनल मोरल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे ड्यूटी, ऑनर, फैमिली, एक्सपेक्टेशन। कुछ सोसाइटीज़ पोस्ट कन्वेंशनल थिंकिंग पे एनकरेज करती हैं, जैसे ह्यूमन राइट, फ्रीडम या जस्टिस। ये डिफरेंसेस इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक कल्चर जो एथिकल समझता है दूसरा कल्चर के लिए क्वेश्चनेबल हो सकता है। इसलिए डिबेट्स होती हैं बिटवीन एथिकल रिलेटिव्स वर्सेस यूनिवर्सल एथिकल। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, ये जो थ्योरी है हमने बताई है कि एथिकल एक फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेवलप होता है टाइम, एजुकेशन और कल्चर को इन्फ्लुएंस से, इस कल्चर के इन्फ्लुएंस से। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी एक पावरफुल टूल है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि दूसरे कल्चर किस लेवल पे मोरल ऑपरेट करते हैं, तब तक हम उनके डिसीजन से बिहेव को जज करते हैं।
जब तक हम समझेंगे नहीं कि सामने वाला किस लेवल के हिसाब से जो है डिसीजन ले रहा है, तो हम उसका डिसीजन को हम समझ नहीं पाएंगे, वो किस लेवल से उसने लिया है और क्यों लिया है, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसके कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे। मेजरिंग कल्चरल डेवलपमेंट, सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है, कल्चर को एक्यूरेट मेजर करना मुश्किल है। कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव स्केल नहीं है जिससे हम एक सीख से एक कल्चर ज़्यादा डेवलप और दूसरा कम डेवलप बता सकें। लेकिन हाँ, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम कल्चर डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी लोग कितने एजुकेटेड हैं। जेंडर इक्वालिटी, क्या महिला और पुरुष को बराबर मौका मिलता है। ओपननेस टू डाइवर्सिटी, क्या सोसाइटी में जो है माइनॉरिटीज़ डिफरेंट कल्चर्स और आइडियाज़ को एक्सेप्ट करती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या लोग अपनी बात ओपनली रख सकते हैं बिना किसी डर के। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, क्या सोसाइटी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। और सिविक पार्टिसिपेशन, लोग इलेक्शंस में वोट करते हैं या सोसाइटी इशू में इंगेज होता है इनका। आर्ट और लिटरेचर एंड इनोवेशन, क्या कल्चर में क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और न्यू आइडियाज़ प्रमोट किए जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स किसी भी कल्चर को कल्चरल रिचनेस और प्रोग्रेस को, उसकी जो रिचनेस और प्रोग्रेस है उससे रिफ्लेक्ट करते हैं। जो कल्चर में जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे वो जो है ये एक इसका स्केल है जिससे मेजर करा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी कल्चर को डेवलपमेंट या अंडर डेवलप है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये सोच कभी कभी कल्चरल इम्पेरिज्म की तरह ली जा सकती है, जहाँ हम अपनी वैल्यू को सुपीरियर समझने लगते हैं। कल्चर कोई कंपटीशन नहीं है, हर कल्चर की अपनी हिस्ट्री, वैल्यू और डेप्थ होती है जिससे रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हर एक कल्चर की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, किसी का भी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता और हर एक की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कल्चरल डेवलपमेंट को समझने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए डेवलपमेंट का मतलब सुपीरियरिटी नहीं होता। ये इंडिकेटर्स हमने जो आपको बताए होते हैं। ट्रू क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग तभी पॉसिबल है जब हम जजमेंट के बिना दूसरी कल्चर के एक्सप्लोर करें। अब हम समझेंगे बिलीफ्स और वैल्यूज़ का हिस्टोरिकल ओरिजिन, यानी किसी भी कल्चर के सोचने का तरीका कैसा डेवलप होता है। कल्चर एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है सदियों के एक्सपीरियंस, स्ट्रगल और सक्सेस के बेस पर। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी भी कल्चर को बिलीव्स और उसकी वैल्यूज़ को शेप करते हैं। हिस्ट्री एंड कॉलोनाइजेशन, जिस देश का कल्चर पास्ट रहा है, देश का कॉलोनियल पास्ट रहा है, वहाँ एक आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस पे इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, रिलीजन एक मेजर रोल प्ले करता है बिलीव्स बनाने में। जियोग्राफिकल कंडीशन, माउंटेन, रिवर, वेदर, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के लाइफ स्टाइल और थॉट्स प्रोसेस को। इकोनॉमिक सिस्टम, अगर सोसाइटी हिस्टोरिकल थी तो इसका कल्चर टीम वर्क और पेशेंस को वैल्यू करेंगे। वहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी इंडिविजुअल गोल्स और कंपटीशन को प्रमोट करती है। रिवॉल्यूशंस एंड मूवमेंट, जहां सिविल राइट, इंडिपेंडेंस या सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई हुई, वहाँ के लोग फ्रीडम और इक्वलिटी को डीपली वैल्यू करते हैं। कल्चरल हीरोज एंड नेशनल माइथ, हर कंट्री अपने लीजेंड्स, फ्रीडम फाइटर, सेंट या थिंकर्स होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं। ये लोग कल्चर के आइडियल्स को डिफाइन करते हैं। तो बात सिंपल है, आज हम जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स देखते हैं किसी भी कल्चर में, वो उसके पास्ट के एक्सपीरियंस का रिजल्ट होते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो उनके बिहेवियर समझने के लिए उनकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड को डिकोड करने जो है ज़रूरी होता है, और ये हमारी हेल्प करता है। अब जानते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। जब लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, उनके बोलने का तरीका, सोचने के स्टाइल और एक्सप्रेस करने का वे अलग होता है, और ये डिफरेंस एक ब्लेसिंग भी हो सकती है और चैलेंज भी।
चलिए पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। कोलैबोरेशन इम्प्रूव होती है। जब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव मिलते हैं। एम्पैथी बढ़ती है। जब हम दूसरी कल्चर में की बात सुनते हैं तो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्टफुल बनते हैं, उनके बारे में समझने को मिलता है हमें। ग्लोबल माइंडसेट डेवलप होता है। टीम ज़्यादा इंक्लूसिव बनती है और वर्ल्ड वाइड कस्टमर को बेटर सर्व करने में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन गलत हैंडल की गई तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। कौन कौन से एरियाज हैं? मिस इंटरप्रिटेशन। एक वर्ड या गेस्चर का मतलब एक कल्चर में पॉजिटिव हो सकता है और दूसरे में वो नेगेटिव हो सकता है। ऑफेंसिव, बिना समझे कुछ कहना या करना दूसरे को हर्ट कर सकता है। इनएफिशिएंसी, अगर टीम मेंबर एक दूसरे से को क्लियरली समझ नहीं पाते तो टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। अब की एरिया से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ पड़ता है, टीम डायनामिक्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। टीम डायनामिक्स में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हर कल्चर में मैसेज अलग तरीके से कम्युनिकेट होता है, तो उनके लिए अलग तरीके से मार्केटिंग की जाती है हर एक के लिए। इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, कल्चर डिसाइड करता है कि समझौता कैसे होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, फास्ट या स्लो। कस्टमर रिलेशन, अगर कस्टमर की कल्चर नहीं में आई आपके तो आप जो है अपने कस्टमर के बारे में उससे जो है अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। HR प्रैक्टिसेस, रिक्रूटमेंट, अप्रेजर और फीडबैक देना, हर जगह अलग नॉर्म्स होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कोई चैलेंज नहीं, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, और जिसने ये स्किल सीख ली वो दुनिया के किसी भी कोने में कॉन्फिडेंटली काम कर सकता है। क्या कुछ सोसाइटीज़ दूसरी सोसाइटीज़ से बेटर होती हैं या सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है? सबसे पहले बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट्स की। कल्चरल रेलिवेंट्स कहते हैं कि हर कल्चर अपने कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है। कोई भी कल्चर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। हर सोसाइटी अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स और सिस्टम उसके होते हैं। वहीं यूनिवर्सलिज्म ये कहते हैं कुछ इथिकल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सल होने चाहिए, जिससे ह्यूमन राइट, फ्रीडम, डिग्निटी जो सभी सोसाइटीज़ में प्रोटेक्ट होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एथनोसेंट्रिक हो जाते हैं। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है अपने कल्चर को बेस्ट समझना और दूसरे कल्चर को जज करना अपने स्टैंडर्ड के बेस पे। तो ये सोचो, डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कभी कभी कॉलोनियल माइंडसेट को जन्म देती है। तो फिर बैलेंस व्यू क्या है? हर कल्चर की अपनी वैल्यू और यूनिकनेस होती है, लेकिन कुछ ग्लोबल बेंचमार्क भी हैं जिनके बेसिस पर सोसाइटीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि ह्यूमन राइट, एजुकेशनल एक्सेस और हेल्थ केयर सिस्टम और जस्टिस सिस्टम फेयरनेस। किसी भी कल्चर को जज करने से पहले हमें उसके हिस्टोरिकल, सोशल और जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट को समझना चाहिए, और हमें ओपन माइंड और एम्पैथी रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रू क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम सुने, समझें और सीखें, इन तीनों चीज़ों के लिए तैयार हों। रेस्पेक्ट कल्चर डिफरेंस वर्सेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले बात, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ डिफरेंस रखना नहीं होता, बल्कि उन डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट करना होता है, बिना ये सोचे कि कोई कल्चर इन्फीरियर है। हर कल्चर की अपनी सोच, वैल्यू और वे ऑफ लाइफ होती है, जो उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिलीफ से शेप होती है। उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिलीफ से जो है उनकी जो कल्चर है वो शेप होता है। लेकिन दूसरी साइड भी ये भी सोच है कि डेवलपमेंट के कुछ ग्लोबल गोल होते हैं, जैसे कि गरीबी को कम करना, शिक्षा और विकास करना, इंक्रीज करना लिटरेसी, हेल्थ और सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी और टेक्नोलॉजी एक्सेस।
ये गोल सभी सोसाइटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या डेवलपमेंट का मतलब अपने कल्चर को बदल देना होता है? बिल्कुल नहीं। चैलेंज ये है कि प्रोग्रेस प्रमोट करें लेकिन कल्चर यूनिकनेस को प्रिजर्व करते हुए। ये एक बैलेंस बनाना होता है। एक तरफ प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन हो, दूसरी तरफ कल्चर आइडेंटिटी और वैल्यू भी सेफ रहें। इंटरनेशनल सब कल्चर यानी एक ऐसा कल्चर जो देश के बाउंड्रीज के पार है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सब कल्चर होता क्या है? ये एक ग्लोबल ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग कंट्रीज से होते हैं लोग बाग, लेकिन उनकी सोच, वैल्यू और लाइफ स्टाइल काफ़ी सिमिलर होते हैं। ये लोग शेयर्ड आइडेंटिटी महसूस करते हैं चाहे उनकी नेशनलाइज अलग अलग हो। कुछ एग्जाम्पल हैं, ग्लोबल यूथ सेंटर, डिजिटल नोमैड्स, स्टार्टअप फंडर एंड एंटरप्रेन्योर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। ये सब कल्चर डेवलप कैसे होते हैं? कई पावरफुल फोर्सेस होती हैं, ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और सोशल मीडिया, इंटरनेशनल एजुकेशन और शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे टेक, स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग etc। कॉमन फीचर्स क्या हैं ये जान लेते हैं। कॉमन लैंग्वेज यूज करना, कॉमन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश कॉमन रहती है उसका यूज करना। शेयर्ड वैल्यूज़, इनोवेशन, फ्रीडम और इक्वलिटी, क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल नेटवर्क, ये सब मिलकर ग्लोबल माइंडसेट बनाते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। कल्चरल होमोजेनिजेशन, सब कुछ एक जैसा होना लगता है और लोकल कल्चर खतरे में पड़ जाता है। आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट, जब कोई पर्सन अपनी नेटिव कल्चर और ग्लोबल कंट्री के बीच कंफ्यूज्ड फील करता है। डिजिटल डिवाइड, हर किसी को इक्वल एक्सेस नहीं होता। इंटरनेशनल सब कल्चर एक नई ग्लोबल रियलिटी का पार्ट है, लेकिन इन्हें बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि डाइवर्सिटी और लोकल वैल्यूज़ का लॉस ना हो। तो ये था यूनिट 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।